नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जरूरी बहस में। अमेरिका ईरान में शांति समझौता हो गया है। शांति समझौते के बाद क्रूड ऑयल सस्ता भी हो गया है। कच्चे तेल के दामों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। कच्चा तेल $80 के नीचे पहुंच गया है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच डील होने से अब जनता को भी उम्मीद जगने लगी है कि जल्द ही जनता को भी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की बड़ी कीमतों से राहत मिलेगी। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री सुरेश गोपी ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें अभी समय लग सकता है, क्योंकि सस्ते कच्चे तेल को हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत लाना होगा, जहां जहाजों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए चीजों को सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि ईंधन सस्ता होता है तो इसका असर दूसरी चीजों पर पड़ेगा और महंगी चीजें सस्ती होने लगेंगी, जिसमें कपड़ा, दवाइयां, रोजमर्रा की कई चीजें, कई सामान शामिल हो सकते हैं। कई चीजें सस्ती हो सकती हैं। तमाम सवाल ऐसे में खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि शांति समझौते का फायदा आखिर जनता को कब मिलेगा। सवाल ये भी कि बढ़ी हुई तेल की कीमतें कब कम होगी। एक सवाल ये भी कि भारत की महंगाई पर शांति समझौते का क्या प्रभाव पड़ेगा और कब इस पर अंकुश लग पाएगा। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की कीमत लगभग $80 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गई है। लोगों में खुशी जरूर है। शांति समझौता होने से न सिर्फ भारतीय बल्कि वैश्विक स्तर पर फिलहाल थोड़ी शांति की स्थिति बनी हुई है कि दोनों देश अब आपसी सामंजस्य की ओर कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि शांति समझौते का फायदा जनता कब महसूस करेगी। वैश्विक स्तर पर इससे राहत जरूर मिल रही है, लेकिन आम जनता, न सिर्फ भारत की आम जनता बल्कि तमाम देशों की आम जनता को इससे राहत कब मिल पाएगी, क्योंकि भारत में फिर भी पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की कीमतों में थोड़ी ही बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कई देश ऐसे भी जहां पर 30 से 40% तक ईंधन की कीमतों में इजाफा किया गया और जनता के बीच हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। शांति समझौता हो जरूर गया है, लेकिन धरातल पर इसका फायदा कब मिलता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ हैं संजय कुलकर्णी जी, इसके अलावा ललन प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल संजय जी आपसे, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। समझौता हो गया है दोनों देशों के बीच में। राहत की सांस न सिर्फ ईरान और अमेरिका ले रहा है बल्कि पूरा विश्व, हर एक देश इस वक्त राहत की सांस महसूस कर रहा है कि आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद अब शांति समझौते पे सिग्नेचर हो गए हैं। लेकिन सवाल ये कि जनता को कब फायदा मिलेगा, धरातल पर इस समझौते का असर कब नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर संकट बना हुआ था और आपाधापी की स्थिति बनी हुई थी, महंगाई जो बढ़ी थी, उसका सीधा असर जनता की जेब तक पहुंच रहा था। अब जब शांति समझौता हो गया है तो जनता को कब फायदा मिलेगा, इसका ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रगति जी, आप वैसे पूछ रही हैं? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को पैनलिस्ट को भी, जो बहुत वरिष्ठ और इकोनॉमिस्ट है, लेकिन मैं अब एक फौजी होने के नाते जरूर कह सकता हूं कि कोई भी जब युद्ध, इसको हम ये नहीं कह सकते सीजफायर हुआ है, अभी एक पॉज है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हुए हैं। 60 दिन का इसका पीरियड दिया गया हुआ है, जिस दौरान दोनों देशों के बीच में जो जो उन्होंने बिंदु रखे हैं, उन बिंदुओं के ऊपर जब अगर अमल होता है तो सीजफायर होगा, नहीं तो फिर वही कार्रवाई शुरू हो जाएगी जो अभी हो रही है। उसको देखते हुए जो पहला बिंदु है उसमें वो लेबनान को लेकर के है, जिसके बारे में 3 बार उसको दर्शाया गया है पहले ही पॉइंट के अंदर कि अगर लेबनान के अंदर शांति नहीं स्थापित हो सकती तो ये पूरा जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि पॉइंट नंबर 13 में वो बार बार कहते हैं कि पॉइंट नंबर 1, 4, 5, 10, 11 कि अगर अमल नहीं हुआ तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये हमें समझना चाहिए, ये एक फ्लेक्सिबल और सिचुएशन है। अब चलो, और जो बिंदु नंबर 5 है वो हमारे को बहुत ज्यादा उसमें दिलचस्पी है, क्योंकि वो कहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज 60 दिन तक खुला रहेगा, इसके ऊपर कोई भी टोल वसूली नहीं होगी। और उसके बाद ईरान, ओमान, अपने खाड़ी के देश मिलकर के जो भी उन्होंने पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनानी है, किस प्रकार से क्या करना है, उसमें अमेरिका ने चुप्पी थामी है। चाहे टोल वसूली करे, कितनी करे, क्या करे और कितने इस पे कीमतें बढ़ेगी, क्या होगा पता नहीं। लेकिन जैसे ही इस तरह की घोषणा हुई उसके बाद तुरंत जो कीमतें गिरी हैं
वो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रगति कि तकरीबन $80 प्रति बैरल के आसपास की तेल की कीमतें घटी है। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी को तो तकरीबन 70 से $75 का पर बैरल का रेट था। तो तब भी आज की तारीख को लेकर के $5-6 ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। अमूमन जब भी $1 प्रति बैरल बढ़ता है तो भारत के ऊपर तकरीबन 15,000 करोड़ का उसका एक तरीके से डेट बढ़ता है सालाना, मतलब 15,000 करोड़ एनुअली हमको ज्यादा पैसा देना पड़ता है अगर कीमत $1 प्रति बैरल बढ़े। तो आप समझ सकते हैं कि 28 फरवरी 2026 में $75 था, आज तकरीबन आप लगा लेंगे $80। ये लॉजिस्टिक चेन जो है जब आज बोला है आता है तो काफी समय लगता है, हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक, क्योंकि ये जितने शिफ्ट अटके हुए हैं ये इसको पूरा स्ट्रीमलाइन करना है तो आने जाने में बहुत वक्त लगता है। नंबर 1। नंबर 2, इंश्योरेंस का पैसा ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। नंबर 3, हम लोगों ने ऑलरेडी तेल महंगाई वाले रेट पे उठाया है। नंबर 4, हमारे पास ऑलरेडी काफी तकरीबन 3 महीने का रिजर्व होता है, उस रिजर्व से हम तेल इस्तेमाल करते आए, प्लस कुछ लेते रहे जिससे कि हमने अपनी कीमतों के ऊपर संभालने की कोशिश की, जिससे कि आम आदमी को जबरदस्त असर ना पड़े। इसके बावजूद भी हमने देखा कि एलपीजी को लेकर के किस प्रकार से किल्लत हुई, किस प्रकार से लोगों को परेशानी हुई, छोटे वाले सिलेंडर तकरीबन गायब हो गए, कीमतें बढ़ने लगी। और ये जो रिपल इफेक्ट होता है, खासकर ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होने लगता है तो उसका, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, छोटी छोटी चीजें होती हैं, सब्जियां हुई, नॉर्मल खाने पीने का सामान हुआ, वो कीमतें फिर जो भोगता है उसको ऊपर डाली जाती है, वो कीमतें बढ़ती हैं। तो लेकिन इस माहौल में, आज के माहौल में, जब अगर लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई थमती है, पॉज है, 60 दिन तक कोई टोल वसूली नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, हमारे टैंकर्स, हमारे शिप्स, हमारा सब कुछ चलता रहेगा, तो ऐसी हालत में तकरीबन हम समझ सकते हैं कि तकरीबन 15 अगस्त 2026 को लाल किले से ही हम प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ उम्मीद कर सकते हैं, वो कुछ कहेंगे। बिल्कुल पहले ये सोचना तो घटेगी मुझे नहीं लगता है, और प्लस इसके बाद भी कीमतें घटेंगी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना महीने जो है इसकी जो मैं कहूँगा जो कीमत है वो सरकार ने पेमेंट की है, जो हमने सरकार ने कोशिश की है कि वो जो कंज्यूमर्स है उनको पास ऑन ना करे, उसकी भी उन्होंने वसूली करनी है। तो पहले, लेकिन तुरंत जो है असर पड़ने दिखेगा वो है एलपीजी के ऊपर, क्योंकि एलपीजी का स्टोरेज ज्यादा नहीं होता है। तो जैसे कतर से आ रहा है, और कतर में भी जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, कुछ एक उनके जो नॉर्मल रिफाइनरीज हैं वो 1 महीने में शुरू होंगी, कोई 3 महीने में शुरू होंगी, और कई रिफाइनरीज तो तकरीबन 2 साल और लगेंगी, इतना नुकसान पहुंचा है। तो ये सबको देखते हुए हम लोगों ने आज से खुशी नहीं मनानी चाहिए कि कीमतें आज बोला है कल घट जाएंगे, 6 महीने लग सकते हैं, हो सकता है 2 साल लग जाए, लेकिन एलपीजी में उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कीमतें अगर बढ़े ना तो घटने का भी, और नहीं तो कम से कम सप्लाई जो है वो चलता रहेगा, ये ऐसी मेरी उम्मीद है। थैंक यू। बिल्कुल, निश्चित रूप से, हालांकि कीमतों में घटाव कब होगा, कीमतें कब घटेंगी, ये एक सबके मन में सवाल है ललन जी। लेकिन जिस तरह से समझौता हुआ, अब कहीं ना कहीं राहत की खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट आई है। गिरावट जरूर आई है, हालात, बहुत नुकसान हुआ है, हालात सामान्य होने में बहुत समय भी लग सकता है, लेकिन अब किसी तरह से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटना शुरू होगी, इसकी उम्मीद लगाई जा सकती है। क्या फायदा आने वाले समय में भारत को होगा अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर? देखिए, तो सभी फ्रंट पर भारत को फायदा होगा इसमें। जी, पहली बात तो है कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ रहा था पेट्रोलियम खरीदने के लिए, जी, पेट्रोलियम पदार्थ हो, गैस वगैरह खरीदने के लिए, उसमें कमी आएगी। उसका असर होगा हमारा करेंट अकाउंट बैलेंस जो बिगड़ रहा था, डेफिसिट बढ़ता जा रहा था, वो कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारी जो कंपनियां पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल और गैस और कंट्री से खरीद रही थी, उनकी कीमतों में गिरावट होगी। अब उनकी जो भी कीमतें बढ़ गई थी लड़ाई के दौरान, आपने देखा कि ये कोई $100 प्रति बैरल के ऊपर जा चुका था, अब वो जो अभी लेटेस्ट फिगर आए $170 तक आ चुका है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा हमारी कंपनीज को हुआ था, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं और प्राइवेट सेक्टर में,
ONGC है और हमारी रिलायंस है और बहुत सी सारी कंपनीज है। तो ये जो बाहर से तेल खरीदती थी तो उसकी उनका बिल कम होगा और जब इनको फायदा होगा तो पहली बात तो ये कि इनका डेफिसिट बहुत हो चुका है और जो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज का डेफिसिट तो बहुत हो गया है, तो उसको उसकी पूर्ति करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो जैसा कि कुलकर्णी साहब ने भी ठीक कहा कि इसमें समय लगेगा, लेकिन इसका फायदा तो होगा। और जो बिल इनका बढ़ रहा था, सब्सिडी का बिल जो भारत सरकार का, वो भी अब कम होगा, क्योंकि हमें इतनी महंगी पेट्रोल बाहर से खरीदनी पड़ रही थी, गैस खरीदनी पड़ती थी। जो सब्सिडी हम कंज्यूमर को दे रहे थे वो बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी थी। और जो बजट का प्रोविजन हमने FY26 के लिए किया था उससे वो कहीं ज्यादा हो चुका है। और तो इसका असर सीधा ये होगा कि जो बजट में हम बहुत से रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रहे थे और चीजों के लिए, उसमें अब कमी आएगी। बजट के हिसाब से हम चल पाएंगे। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वगैरह पर है तो उनके ऊपर खर्चों में हम कमी नहीं करेंगे। वेलफेयर स्कीम से उन्हें खर्चों में जो कमी हो रही थी उसमें कमी नहीं होगी। तो ये जो सब्सिडीज पर वो सरकार का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो पेट्रोल और डीजल तो पब्लिक सप्लाई होती है, LPG जो पब्लिक सप्लाई होती है, बहुत सब्सिडाइज रेट पर है। जितने सरकार हमारी कंपनियां खरीदती हैं, बनाती हैं और फिर बेचती हैं, पब्लिक को बहुत कम पैसा उसके लिए देना पड़ता था कंपेयर टू बहुत सारे देश। और इसकी वजह से हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल ये सब चीजें दुनिया के और देशों से बहुत सस्ती हैं और अभी भी सस्ती हैं। लड़ाई के दौरान भी सस्ती रखी गई थी। तो ये जो सब्सिडी का बोझ सरकार के ऊपर है, ये कम होगा। और दूसरी बात यह है कि ईरान हमारा ऑयल का सबसे बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है। हम ईरान से बहुत बड़ी मात्रा में 2019 के पहले बहुत बड़ी मात्रा में हम ईरान से तेल भेजते रहे हैं। अब वो फिर चालू हो जाएगा। और क्योंकि ईरान के कब्जे में खाड़ी भी है और ईरान से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं और 4 बाहर पोर्ट भी हमने बनाया है, उसका भी हमें अब ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमारी जो अफगानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से और रशिया से जो कनेक्टिविटी है वो और अच्छी हो जाएगी। तो हमारे जो शिप्स हैं उनको आने में जो खर्च होता था वो और कम हो जाएगा। जो लंबे रूट से हम जहाज से हम तेल दे रहे थे, क्रूड ऑयल मंगा रहे थे, गैस मंगा रहे थे, तो अब छोटे रूट से भी मंगा सकते हैं। और जिन कंट्री से हम गैस, जैसे कुवैत से हम बहुत बड़ी मात्रा में गैस खरीदते थे, हमारा 50% रिक्वायरमेंट गैस का कुवैत से आता था। अब वो कुवैत पहले राय में उसके ऊपर कई बार ईरान ने हमले किए, उनकी सप्लाई बाधित हो गई। हमारे यहाँ नेचुरल गैस की सप्लाई उसकी वजह से बाधित हुई। अब वो खुल जाएगा आराम से। जो चीजें हमें पहले मिल रही थी वो फिर मिलने लगेगी। तो इन सब का जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पर वो अच्छा होगा। और एकदम निकट भविष्य में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन महीने 2 महीने बाद धीरे धीरे कीमतें नीचे आनी शुरू हो जाती है। और खासतौर से पेट्रोलियम पदार्थ जितने हैं, तो क्रूड ऑयल की कीमत कम होगी तो रिफाइंड ऑयल की कीमत कम होगी, तो ये हमारे नेचुरल गैस की कीमत कम होगी और ये फर्टिलाइजर की कीमत कम होगी और बहुत सारी चीजों की कीमतें कम होंगी जो कि ये अभी आ नहीं पा रहे थे। किसानों को बड़ा नुकसान हमारे यहाँ हो रहा था क्योंकि फर्टिलाइजर सप्लाई बाधित हो गई थी। अब हुर्मुज़ खुल जाने से ये सप्लाई जो हमारी जो पहले थी वो फिर चालू हो जाएगी। ऐसे और भी बहुत से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। और जैसे आपने कहा कि कपड़ा है, दवाइयाँ हैं, ये सब चीजें, खैर इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट कभी भी नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ कपड़े का और दवाइयों को मैन्युफैक्चरिंग बहुत जबरदस्त होता है, तो इनकी प्राइसेस में कोई बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी कंपेयर टू और कंट्री। तो लेकिन फिर भी प्राइसेस और ईज होंगी। और दूसरी बात यह कि हमारा जो एक्सपोर्ट है बढ़ेगा। अब देखिए, भारत पहले लड़ाई के पहले यूरोप को बहुत बड़ी मात्रा में रिफाइंड पेट्रोलियम बेच रहा था। रूस से हम सस्ता खरीद रहे थे और यूरोप को हम सस्ते दाम पर पेट्रोलियम बेच रहे थे और हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया था। ये लड़ाई छिड़ने के बाद ये जरिया बंद हो गया और खासतौर से जब रशियन ऑयल के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया अमेरिका ने हमारे खिलाफ, तो ये और सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो गई। तो हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थों से जो यूरोप से होता था वो प्रभावित हुआ। अब हम अब जो स्थिति बनेगी उसमें हम पुनः ये शुरू कर सकते हैं।
ईरान से हम 2019 के पहले जो तेल खरीदते लगभग 10% हमारी सप्लाई ईरान से आती थी, तो अब वो सप्लाई फिर चालू हो जाएगी जी। तो इन सब का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर अच्छा होगा। चीजों की कीमतें कम आएंगी। अब जो कीमतें अब रिटेल प्राइसेस हमारे जो बढ़ गए थे वो अप्रैल में 3.48 था, वो मई में आके 3.94 हो गया था और होलसेल प्राइसेस का इंडेक्स 9.8% तक बढ़ गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था जी। और इनकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर जबरदस्त इम्पैक्ट था। वो इम्पैक्ट अब धीरे धीरे कम होगा और इसका फायदा आम आदमी को भी होगा। थोड़ा वक्त रहेगा, उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से समय जरूर लगेगा, लेकिन जो फायदा होगा वो आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से जनता को बहुत राहत पहुंचाएगा संजय जी। लेकिन शांति समझौते के बाद पहला एलएनजी टैंकर दिशा 3.5 महीने बाद गुजरात के दहेज बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्दी इसका फायदा जनता को मिलेगा, क्योंकि जनता में जो मैकेनिज्म है उसको समझने में थोड़ा समय लगेगा। जनता को यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी अब फायदा मिलेगा। जैसे तेल की कीमतों में तुरंत इजाफा देखने को मिला, हालांकि वो इजाफा तुरंत नहीं हुआ भारत में, अन्य देशों के मुकाबले भारत में काफी समय के बाद ये इजाफा किया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं उम्मीद इस तरह की जताई जा रही है कि जो तेल की बढ़ी हुई कीमतें थी, पेट्रोल डीजल जो बढ़ी हुई कीमतें थी, उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। सवाल ये कि जिस तरह से 60 दिन का रिलैक्सेशन ईरान को दिया गया है, 60 दिन का एक अल्टीमेटम दिया गया है कि 60 दिन देखा जाएगा और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा दोनों देशों की तरफ से, ईरान और अमेरिका की तरफ से। क्या इन 60 देशों में 60 दिनों में भारत के पास बेहतरीन मौका इस पूरे अंतराल का फायदा उठाने में, अपने बिजनेस को लेकर के, तेल को लेकर के, जैसा कि ललन जी ने भी बताया, ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे अमेरिका की तरफ से वो भी पीछे हटा लिए गए हैं। 60 दिन का कम से कम रिलैक्सेशन है। इसके अलावा रूस से जो तेल खरीदी हो रही थी उसमें भी रिलैक्सेशन है। तो क्या ये 60 दिन भारत के लिए भी गोल्डन टाइम होगा? देखिए, ये जो 60 दिन अपने को मिले हैं, हम अपने को रिकूप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक लगेगा वहां पे इतनी कीमतें बढ़ी, $100 से भी ज्यादा पर बैरल हुआ है और उसका सरकार ने अपने को एक बफर बना करके पास ऑन नहीं किया। आखिर में जब बिल्कुल पानी सर के ऊपर से बह गया, तब कहीं जाकर के किल्लत का पता चला हिंदुस्तान के अंदर कि वाकई इतना जबरदस्त युद्ध हो रहा है, इतनी परेशानी है, तो भारतीयों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा था। तो जब अब एहसास होने लगा है और अब ये जो 60 दिन मिले हैं अपने को, जो अपने रिजर्व में से निकला है, चाहे वो गैस है, तेल है, फर्टिलाइजर है। अब फर्टिलाइजर जो है, हमारी जो कैपेसिटी है, हम ऑलरेडी 50%, अगर हम 50% कैपेसिटी पे है फर्टिलाइजर की, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ होगी। तो ये जो चीजें, ये 60 दिन अपने को, और जितना नुकसान चाहे का हुआ, रिजर्व का हुआ, पीएच का हुआ, प्राइवेट का हुआ, इन सबको पूरा करने के बाद ये पूरे करके अपने को मौका मिला है इसको पूर्ति। अब 60 दिन के बाद जो फ्री टोल है, ये 60 दिन के बाद ईरान क्या कदम उठाता है, कितना टोल लगाता है, अगर उस वक्त कीमत वापस $75 आती है, प्रिज्यूमिंग कि $75 पर बैरल, क्या ईरान जो है $5 प्रति बैरल टोल लेता है, वो टोल किस तरीके से दिया जाएगा, किस तरीके से रेगुलेट होगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसमें एक पॉइंट है ट्रैफिक प्लानिंग के लिए, कितना एग्जिट है, ये बीच वाला जो है वो बफर है। तो ये जो चीजें हैं जिसको कंट्रोल करेगा IRGC या ईरान कंट्रोल करेगा, ओमान कंट्रोल करेगा। बाकी का अभी जो गैस है, जो LPG जो है कतर से आती है, वहां पे जो उनकी रिफाइनरीज है उनको बर्बाद हुए, वो अपना समय लेंगे वापस करने के लिए, उनको भी 2-4 हफ्ते चाहिए। तो ये जो सारा कुछ है, और प्लस भारत जो है 40 देशों के बास्केट से तेल उठाता था, अब वो 40 बास्केट कम हो जाएंगी और तेल जो उधर नजदीक से आएगा तो जरूर फर्क पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी कितना लेंगी, कितना ये जो टैंकर्स है पानी में रहे हैं पिछले 3 महीने से पानी के अंदर है, कितना उनका नुकसान हुआ है, कितना उनमें जंग लगा हुआ है, उसको कैसे बाहर निकालना है। तो ये सबको देखते हुए वक्त लगता है। तो ये 2 महीने जो अपने को मिले हैं, इसमें सिर्फ हम अपना ही घर संभालने में और संभालने में लगेंगे। तो हम लोगों ने बस, लेकिन क्या होता है, जनता को अमूमन लगता है कि बस अब तो 100 था 80 हो गया, अब मेरा तो 100 रुपया मैं देता था, तो अब तो मेरे को 80 रुपया प्रति लीटर मेरे को तेल देना चाहिए। इतने जल्दी नहीं होगा, मुझे लगता है 5-6 महीने हो सकता है, ज्यादा वक्त लगे। और अगर 60 दिन के बाद फिर युद्ध शुरू हो गया तो फिर क्या होएगा? अगर क्योंकि पहला ही बिंदु लेबनान है,
और इस पूरे इसमें इजराइल का तो नाम ही नहीं है। बिल्कुल। तो इजराइल और लेबनान के बीच में लड़ाई चल रही है और पहला बिंदु कहता है लेबनान से अगर से इजराइल पीछे नहीं हटा तो हम मानेंगे नहीं, तो बाकी नल एंड वॉइड हो गया। तो हमें इस तरह के युद्ध में इट्स एंड बट्स इतने सारे हैं, लेकिन अमेरिका तो चलो पतली गली से बाहर निकल गया, पर हम लोगों को तो बीच में फंसा करके चला गया और हम लोगों ने सब करके अब कैसे संभालना है, क्या करना है, बहुत वक्त लगता है। इसलिए मुझे नहीं लगता हम लोगों ने इतनी उम्मीद करनी चाहिए कि रातों रात कीमतें कम हो जाएंगी, नहीं होंगी। हाँ, सप्लाई जरूर हद तक रिस्टोर हो सकता है और वो भी खासकर एलपीजी को लेकर के हाँ जो बिल्कुल निश्चित रूप से राहत की बात जरूर है ये, लेकिन इसमें हमें राहत लेने का समय शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने अभी हाल ही में बयान दिया संजय जी कि अमेरिका की अनुचित और अत्यधिक मांगों को स्वीकारा नहीं जाएगा। अगर कोई अनुचित या अत्यधिक मांग अमेरिका की तरफ से रखी जाएगी तो उसे ईरान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। कुल मिलाकर के एक बार स्थिति फिर से पशुपेश की जरूर बनी हुई है कि इस 60 दिन के बाद क्या होने वाला है ललन जी। लेकिन इस 60 दिन के बाद अगर एक बार फिर से युद्ध छिड़ता है, युद्ध भड़कता है, तो अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अभी तो उम्मीद जताई जा रही है, अभी भी अर्थव्यवस्था पटरी पर है और किसी तरह से उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि भारतीय सरकार ऐसी है कि ये 60 दिन का मौका छोड़ेगी नहीं, इसमें कुछ ना कुछ जरूर ऐसा सामंजस्य बिठाया जाएगा जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लौटाया जाए। लेकिन 60 दिन बाद अगर युद्ध फिर से छिड़ गया तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसको संभालने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने जरूरी होंगे? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो यह है कि ज्यादा उम्मीद तो इस बात की है कि ये समझौता परमानेंट हो जाएगा जी, क्योंकि ईरान को हर तरफ से फायदा हुआ है जी। $300 बिलियन का कमिटमेंट अमेरिका की ओर से होना रिकंस्ट्रक्शन के लिए। हालांकि वो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं देगी, वो और सोर्सेज से अरेंज करेगी, उनके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जाएगा ईरान में। ईरान की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए उनके नेता इस समय जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अपनी पब्लिक को समझाने के लिए दे रहे हैं कि वो जो हाकिश स्टेटमेंट है वो आपने देखा, इसके पहले भी यही सब हो रहा था, लेकिन अल्टीमेटली मेमोरेंडम साइन हो गया और दोनों ही पक्षों ने साइन किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद साइन किया और वहां के रिप्रेजेंटेटिव ने भी किया साइन, और वो 19 तारीख के पहले ही साइन हो गया। तो ये जो स्थिति पैदा हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये समझौता होगा। पर अगर ये प्रश्न एक हाइपोथेटिकल सवाल आपने उठाया, ठीक है, कि अगर ये समझौता टूटा तो क्या होगा, तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। देखिए, ये फिर वो धीरे धीरे विश्व युद्ध की ओर जाएगा, क्योंकि सारी कंट्री दुनिया की फिर दोबारा अफेक्ट हो गई तो जो गेन 60 दिनों का है वो गेन खत्म हो जाएगा। फिर अमेरिका क्या करेगा और ईरान क्या करेगा, अभी से तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम जी। अमेरिका हो सकता है और शत्रु को अपनाए और बम्बार्डमेंट करे और उनके ऊपर ड्रोन फेंके और मिसाइल फेंके और लोगों को मारे करे, और फिर ईरान भी अपनी तैयारी तो करेगा। ये 60 दिन में ईरान कोई बैठा तो रहेगा नहीं। ईरान ने देखिए इसके पहले भी इतनी भयंकर तैयारी की कि अल्टीमेटली अमेरिका को झुकना पड़ा। इस पूरे समझौते को आप देखें तो इसमें लगभग हर पॉइंट पर अमेरिका को नीचे आना पड़ा, बिल्कुल, और ईरान की बात माननी पड़ी सर। तो ये स्थिति इस बात को इंगित करती है कि ईरान इतनी जल्दी ये समझौता से हटने के वाला नहीं, और अमेरिका तो नहीं हटेगा, इसलिए कि वो तो चाहता था कि जिस तरह से हमारी टांग बाहर निकल जाए। अब वो निकल गए, अब बाहर आ गए, क्योंकि अमेरिकन इकॉनमी बहुत बुरी स्थिति में आ रही थी। वहां पर पेट्रोल के लोकल वहां पर कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा प्राइसेस देने पड़े थे पेट्रोल डीजल के। हालांकि अमेरिका के पास अपना इतना पेट्रोल होता है और वो वेनेजुएला का भी पेट्रोल उसने ले लिया सारा का सारा। इन सब के बावजूद अमेरिका में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें ज्यादा थी, सारी चीजें अमेरिका में महंगी हो गई थी, महंगाई बहुत तेजी से अमेरिका में खुद बढ़ी है। और दूसरी बात यह कि अमेरिका के ऊपर जो डिफेंस का बर्डन था वो बहुत बढ़ गया। उनकी मिसाइलें, उनके ड्रोन सब तो बर्बाद कर दिए ईरान ने, जो अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो उनको भी रिकूप करना है अपनी इकॉनमी को और अपनी डिफेंस फोर्सेस को, अपने एस्टेब्लिशमेंट को जी। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील, अब जैसे इंडिया का जहां तक सवाल है, ट्रेड डील बीच में अटका हुआ था, अब वो रास्ता खुल गया और बहुत जल्दी उम्मीद है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाएगा जी। भारत ने अभी तक
कई कंट्रीज के साथ ट्रेड डील कर लिया है और अमेरिका के साथ भी अब होने जा रहा। तो मुझे लगता नहीं कि ये स्थिति आएगी, लेकिन खैर अगर स्थिति आई तो फिर देखेंगे। सारी कंट्रीज अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगी, हम भारत भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा। इतनी भयंकर स्थिति में भारत की स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रही कंपेयर टू अदर कंट्रीज। कंज्यूमर्स को इतना बोझ नहीं पड़ा। बिल्कुल, निश्चित रूप से भारत की स्ट्रेटेजी काफी पुख्ता यहां पर नजर आई, क्योंकि जिस तरह से बाकी देशों की तुलना में भारत में कच्चे तेल की कीमतों के में भारी बढ़ोतरी के बाद भी यहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई। कुल मिलाकर के भारत ने अपनी स्ट्रेटेजीज के तहत इस समय को बहुत अच्छे से निभाया और बहुत अच्छे से यहां पर जनता को भी संभाला। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर शांति समझौते का फायदा जनता को कब मिलेगा, न सिर्फ भारतीय जनता को बल्कि वैश्विक स्तर पर तमाम देशों की जनता को शांति समझौते के बाद राहत कब मिलती हुई नजर आएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की जरूरी बहस में फिलहाल इतना ही।